बच्चों आज हम देख रहे हैं हमारे 19वें अध्याय के भाग 3 को, जो 11वीं कक्षा का होता है, और हम देखेंगे आज मूत्र का निर्माण कैसे होता है। क्योंकि भाग 1 और 2 में हमने पढ़ लिया कि उत्सर्जनी, पहले तो हमने देखा कि उत्सर्जी पदार्थ क्या क्या होते हैं, फिर हमने दूसरे भाग में देखा कि वृक्क क्या है, वृक्काणु क्या है, उसकी आंतरिक संरचना, बाहरी संरचना, सब कुछ हमने देख डाली। आज हम देखेंगे कि आखिरकार मूत्र का निर्माण होता कैसे है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी 11वीं कक्षा का 19वां अध्याय, जिसका भाग 3 हम देखने जा रहे हैं। आइए देखो, मूत्र का निर्माण जो है बच्चों, वो देखने से पहले अपन डायरेक्ट क्या ले लेंगे, एक स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, हम लिख रहे हैं यहाँ पे मूत्र निर्माण, यूरिन फॉर्मेशन। गेट इट? मूत्र निर्माण, यूरिन फॉर्मेशन। अब क्या होगा, जब यूरिन फॉर्मेशन होगा या मूत्र का निर्माण होगा तो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं बच्चों। ठीक है, क्या होता है? पहले होता है गुच्छ निस्संदन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है नलिका अवशोषण, नहीं, पुनः अवशोषण, नलिका पुनः अवशोषण। यानी कि ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। तीसरा जो वाक्य होता है वो होता है सिक्रीशन, यानी कि स्त्रवण। ठीक है, स्त्रवण या फिर सिक्रीशन। ये पॉइंट होते हैं 3। कब होता है? जब मूत्र का निर्माण होता है तब। पहली बात होगी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दूसरी बात होगी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन यानी कि पुनः अवशोषण, नलिका पुनः अवशोषण, तीसरी बात होगी स्त्रवण। अब ये कैसे होगी वो हमें देखना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आ जाओ, हमें पता है ये है हमारा बोमन संपुट। ठीक है, ये है हमारी पीसीटी, ये है हैनले लूप, और ये है हमारी डीसीटी। क्लियर दैट? ये बात पता है? ये है बोमन संपुट, ये है हमारी पीसीटी, ये है हैनले लूप, और ये है डीसीटी। अब देखो, हमने बात करी थी कि अभिवाहिका धमनी। ठीक है, अभिवाहिका धमनी जो है वो क्या लेकर आ रही थी? वो ला रही थी O2, वो ला रही थी वाटर, और वो ला रही थी साथ के साथ क्या? यूरिया। और इनके अलावा वो कुछ और आयन भी साथ में ले आती है। ठीक है, कुछ आयन को साथ में ले आती है, जैसे पोटेशियम, सोडियम, सल्फेट। ठीक है, बहुत सारे जो आयन्स हैं, ग्लूकोज, ये भी साथ में वो ले आती है। कौन? जो हमारी है अभिवाही आर्ट्रियोल या अभिवाही धमनी या फिर एफरेंट आर्टियोल ले आती है। अब यहाँ पर तुम्हें पता है यहाँ पे क्या है तुम्हारा? ग्लोमेरुलस है ना, ग्लोमेरुलस है, ये लो ग्लोमेरुलस है। ठीक है, ग्लोमेरुलस के बाद में तुम्हारी वापस से क्या शुरू हो जाती है? इफरेंट आर्टियोल, जो पतली होती है, ये लो तुम्हारी इफरेंट आर्टियोल। इफरेंट आर्टियोल से क्या निकलती है? बहुत सारी कैपिलरीज निकलती है, जिसको अपन ने पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहा था या पर नलिका केशिका जाल कहा था, है ना? ये बात याद है? ये क्या हो गई? इसको हमने कहा
अपवाही धमनी, ये है हमारी परनलिका केशिका जाल, ठीक है। और फिर चाहिए यदि ये इधर ऐसे जाती है, ठीक है, और ये ऐसे आती है, ये ऐसे आती है इधर की तरफ, ये थोड़ा सा गुच्छा बन जाएगा ना, परनलिका है ना, ठीक है। तो और ये वापस से कहाँ खुलती है, ये खुलती है कहाँ पे, शिरा में, ठीक है। किसके शिरा में, वृक्क शिरा में, ठीक है। आ गई बात समझ में। और ये क्या है हमारी वासा रेक्टा है। यहां तक किसी को डाउट है, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी अपन ने मूत्र निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं करी है, अभी अपन ने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया। अब करेंगे अपन टॉपिक स्टार्ट, मूत्र के निर्माण का टॉपिक स्टार्ट होगा अब एक्चुअल में, ठीक है। डायग्राम बना लिया, ये तो अपन ने पुराना याद किया है बच्चों। अब देखो क्या होता है, मैंने बोला कि जो अभिवाही धमनी है, जो एफरेंट आर्टियोल है, एफरेंट आर्टियोल डीऑक्सीजनित, ना बाबा ना, ऑक्सीजनित, ऑक्सीजनित ब्लड लेकर के आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है। साथ के साथ क्या क्या चल रहा होता है, यूरिया, बहुत सारे आयंस, ग्लूकोज, वाटर, सब कुछ इसमें होता है, इस रक्त में होगा सब कुछ। अब ये कहाँ जाएगी, ठीक है, इससे बना लेती हूँ, नहीं फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, किससे बनाऊं, हई हई, नहीं नहीं, कलर का लोचा हो रहा है, रेड से बनाऊंगी तो दिखेगा नहीं, वाइट से बना देती हूँ, ठीक है, वाइट से बना देती हूँ। यहाँ पर ये जो ग्लोमेरुलस है बच्चों, ये जो ग्लोमेरुलस है, यहाँ पर से तुम्हें पता है ये क्या दे देगा, ये दे देगा, अपन ने पढ़ा था जल दे देगा, जल के साथ में ये दे देगा यूरिया, यूरिया के साथ में, अरे भैया रुको, यूरिया के साथ में ये दे देगा अपने आयन, आयन के साथ में ये दे देगा अपने ग्लूकोज, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये जो आर्टरी है, ये कौन से आर्टियोल है, हमारी एफरेंट आर्टियोल है, वो इस ग्लोमेरुलस को क्या दे देगा, जल भी दे देगा, यूरिया भी दे देगा, आयंस भी दे देगा, ग्लूकोज दे देगा, और फिर ब्लड वापस से फ्लो कहाँ करेगा, इस अपवाही धमनी में, किसके साथ, O2 के साथ, O2 के साथ। ये बात तो क्लियर है। अब क्या होगा बच्चों, सुनो, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, बोवन संपुट में हमें क्या चाहिए, सिर्फ अवशिष्ट पदार्थ चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए। थोड़ा सा जल चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है अपन क्या है, यूरियोटेलिक है, यूरिया उत्सर्जी है, कम मात्रा चाहिए जल की, क्योंकि सारा जल तो अपन नहीं दे सकते। यदि सारा जल दे देंगे यूरिया के निष्कासन में, तो हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी में भी तो जल की ज़रूरत होती है ना, ब्लड के फ्लो के लिए भी तो जल की आवश्यकता होती है, तो हम सारा जल नहीं देंगे, हमें कम वाटर देना है। लेकिन यहाँ पर तो रक्त में तो सारे वाटर आ गया, सारे आयंस भी आ गए, हमें ये नहीं चाहिए। तो क्या होगा बेटा, ये जो संपुटिका है और ये क्या है, हमारी परिनलिका ट्यूबुलर है, ठीक है, यानी कि ट्यूब्यूल्स है ना। तो ये क्या करेगी, जब ब्लड यहाँ पर गया, ठीक है, ये आयंस वायंस सब यहाँ पर भी आ गए, तो क्या करेगी, ये जो है, किससे इंडिकेट करूँ, इंडिकेट में दिक्कत आ रही, चलो इसी से कर देती हूँ। ये क्या करेगी, वाटर भी ले लेगी अपना, कौन, परिनलिका केशिका जाल। परिनलिका केशिका जाल बोलेगी, अरे तूने तो ज़्यादा वाटर ले लिया, ज़्यादा वाटर ले लिया, मुझे मेरा वाटर चाहिए, मुझे मेरे आयन चाहिए 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 चाहिए। तो परिनलिका तो बहुत ज़िद्दी हो जाती है, बोमन संपुटिका बोलता है भैया ले ले, जल्दी कर ले ले और मेरे प्राण छोड़े, ठीक है। तो इसने क्या किया, वाटर भी ले लिया, ग्लूकोज भी ले लिया, आयंस भी ले लिए, यानी कि फर्स्ट स्टेप तो क्या हुआ, फिल्ट्रेशन हुआ ग्लोमेरुलर से। भाई फिल्ट्रेशन हुआ ना, ये देखो गुच्छ निस्यंदन यानी कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जल आ गया, यूरिया आ गया, आयन आ गए, है ना, और ग्लूकोज आ गया। ये कब हुआ, जब हमारा गुच्छ निस्यंदन हुआ। लेकिन जब ये सारी चीज़ें इसके पास आ गई, तो उसने बोला ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है,
जो हमारी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, जो परनलिका केशिका जाल, वो बोलती नहीं मुझे तो मेरा सामान चाहिए, मुझे तो मेरा वाटर चाहिए, तो वो क्या करती है, नलिका पुनः अवशोषण करती है। नलिका कौन सी, परिनलिका केशिका जाल जो ट्यूबुलर फॉर्म है, वो क्या करती है, पुनः अपने आयंस, पुनः अपने जल, पुनः अपने जो भी जरूरी चीजें वो ले लेगी। आ जाओ, इसने क्या किया, पुनः अवशोषण किया। तो फर्स्ट स्टेप ये रहा, जब यहां पर क्या हुआ, निस्संदन हुआ, ठीक है, इससे। दूसरा स्टेप ये रहा, जब ट्यूबुलर से पुनः अवशोषण हुआ। आई बात समझ में, पुनः अवशोषण हो गया। अब क्या हुआ, पुनः अवशोषण हुआ, होता गया। अब गलती से क्या होता है, जब यहां पर बच्चों, जब यहां से अभिवाही धमनी एफरेंट आर्टियोल जब ब्लड लेकर के जाती है अपवाही धमनी में और ये जाता है पेरिट्यूबल नलिका में, तो वो क्या होता है, कुछ अवशिष्ट पदार्थ ले आते हैं अपने साथ। सारे अवशिष्ट पदार्थ यहाँ पर नहीं जाते हैं, कुछ अनावश्यक पदार्थ जिसको आवश्यकता नहीं है रक्त में, वो भी यहाँ ले आते हैं। तो बोमन संपुट क्या बोलता है, अरे भाई ये तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम है, अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन मेरा काम है, तुम ही सारे काम कर लोगी। पहले तो तुमने सारे आयन ले लिए, सारे वाटर ले लिए, अब कम से कम अवशिष्ट पदार्थ तो दो मुझे कार्य करने के लिए। तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है सारे अवशिष्ट पदार्थ मुझे वापस से दे दो। तो ये नलिका क्या करती है, स्त्रवण करती है, सिक्रीशन करती है। तो ये कौन सा हो गया, तीसरा स्टेप, जिसको हमने क्या बोला, स्त्रवण। आई होप कि क्लियर हो गया कि कैसे हमारे जो मूत्र का निर्माण हो रहा है वो 3 स्टेप में हो रहा है। फिर जो यूरिया है वो आएगा, इधर जाएगा। फिर मैंने तुम्हें बताया डीसीटी से कहाँ खुलेगा, रीनल वेन में खुलेगा। वेन कहाँ जाएगी, ये वेन कहाँ जाए, सॉरी, ये एक सीधी नलिका में खुलेगा। ये कहाँ जाएगी, पेल्विस में। पेल्विस से कहाँ जाएगा, यूरेटर में। यूरेटर से कहाँ जाएगा, मूत्र संग्रहण में, मूत्राशय में, और यहाँ से मूत्र मार्ग से यूरिया निकल जाएगा। आई बात समझ में, पूरे चैप्टर का सार हो गया एक तरह से। ये जो अभी अपन ने 2 पार्ट पढ़ाए हैं ना, उसका भी सार है और मूत्र निर्माण का भी सार है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ढंग से, ताकि चीजें क्लियर हो जाए। क्लियर दैट, आगे बढ़े अपन। तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक क्या कहती है वो पढ़ लेते हैं। आ जाओ, मूत्र निर्माण यहीं से है ना, हाँ ठीक है। मूत्र निर्माण में 3 मुख्य प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। कौन सी, गुच्छे निस्संदन, अभी बताया, फिल्ट्रेशन हो रहा है ग्लोमेरुलस से, किसका, वाटर का भी हो गया, ग्लूकोज का भी हो गया, आयन का भी हो गया, है ना। पुनः अवशोषण, जब हमारी ट्यूबुलर ने बोला कि अरे मेरा वाटर दे दे भैया, मेरा आयन दे दे, पूरा वाटर तो मैं नहीं दे सकती तुम्हें, मुझे ब्लड के लिए चाहिए, तो पुनः अवशोषण हुआ। तीसरा स्त्रवण, जब बोमन संपुट ने बोला कि अरे मैं हूँ, मैं जो कि अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करेगा, तुम क्यों लेकर के घूम रही हो, तो वो अपने जो ट्यूबुलर है वो वापस से स्त्रवण करने लग जाती है। हो गए तीनों पॉइंट क्लियर, तीनों पॉइंट क्लियर हो गए जो अपन ने बोले। अब देखो गुच्छ निस्पंदन, ठीक है। तो अपन क्या देख रहे हैं, अपन ने देख लिया कि किस तरीके से जो 3 स्टेप्स है ना, अपन ने अभी 3 चरण देखे डायग्राम के सहित, कि कैसे जो 3 चरण हैं वो मूत्र निर्माण में हेल्प करते हैं। अब अपन देखेंगे कि आखिरकार ये 3 चरण हैं क्या, ठीक है। तो सबसे पहला जो चरण है वो है गुच्छ निस्पंदन। गुच्छ निस्पंदन यानी कि ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन कैसे होता है। गुच्छ निस्पंदन का मतलब होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में केशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निस्संदन होता है, जिसे गुच्छ या फिर गुच्छीय निस्संदन कहते हैं। ये बात तो हमें पता लग गई। हो क्या रहा है, वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसतन, देखो ये लाइन समझने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, ठीक है। क्या समझनी पड़ेगी, आ जाओ, स्लाइड ली हमने, ठीक है, स्लाइड हमने ले ली। अब देखेंगे कि हो क्या रहा है। देखो बच्चों, अपन ने क्या बात करी है, हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है।
नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दो पार्ट से मिलकर बना हुआ था। किससे बना हुआ था? वृक्काणु और नेफ्रॉन एक ही बात है, अब तो तुम यूज टू हो गए होगे उसको नेफ्रॉन बोलने में, या वृक्काणु बोलो, इट्स अप टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन दोनों टर्म्स यूज कर लेंगे, वृक्काणु और नेफ्रॉन दो पार्ट से मिलकर बने थे। हमने बोला था एक तो गुच्छ था, है ना, जिसको अपन ने ग्लोमेरुलस बोला था। क्या बोला था? ग्लोमेरुलस। दूसरा बात था रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के भी अपने पार्ट्स से, कौन कौन से पार्ट्स थे? बोमन्स कैप्सूल यानी कि बोमन संपुटिका, फिर हमने बोला था पीसीटी, फिर बोला था हैनले लूप, और फिर बोला था डीसीटी। ये बात तो तय है, ये बात हम कर चुके हैं। अब देखो क्या हुआ, अभी हमको जो चीज समझनी है वो समझो। पहले अपन बनाएंगे ग्लोमेरुलस का अच्छा वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या बना रहे हैं? ग्लोमेरुलस का अच्छा सा प्यारा सा डायग्राम बना रहे हैं अपन। ये अपना बन गया ग्लोमेरुलस, ठीक है, यानी कि क्या बन गया? गुच्छ, गुच्छ बन गया। अब इस गुच्छ में कौन कौन सी परतें हैं हमें ये देखनी पड़ेगी। गुच्छ में कौन कौन सी परतें जो है समाहित है वो हमें देखनी पड़ेगी। आ जाओ देखते हैं। देखो बच्चों, गुच्छ जो है इसके अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं होती है। इससे बना दूं वाइट से, थोड़ा सा छोटा कर लूं उसको पतला। गुच्छ में हमारे पास होती है इस तरह की अंदर की एक परत होती है, ठीक है। गुच्छ में ऐसी परत होती है, ऐसी परत होती है। अब तुम्हें याद हो तो हमने बात करी थी कि एपिथीलियम की, है ना, यानी कि उपकला की। उपकला में हमने बात करी थी शल्की उपकला की। शल्की उपकला जब अंदर की तरफ हो, वापस सुन लो बात, शल्की उपकला जब अंदर की तरफ हो तो हमने उसको क्या बोला था? एंडोथीलियम, है ना। हमने क्या बोला था? उपकला, अंतः उपकला, तो अंतः उपकला यानी कि एंडोथीलियम बन गया। तो ये क्या हो गया? पहले ये पूरा बना हुआ है बेटा, इधर देखो, ये पूरा बना हुआ है, ऐसे सुंदर सा डायग्राम बना लो। ये ऐसे पूरा बना हुआ है। हो गई? बिल्कुल सही बना है, बहुत सुंदर सा चित्र बना है। अब देखो, ये जो अंदर, ये जो तुम्हें पता लग रहा है, इसमें क्या है? पोर्स भी हैं, इसमें क्या है? छिद्र भी हैं। क्या है? बहुत सारे छिद्र हैं इसमें। इस एंडोथीलियम में बहुत सारे छिद्र हैं, ठीक है। तो पहली बात, ये जो तुम्हें व्हाइट दिख रही है ये क्या है? शल्की अंतः उपकला, अंतः उपकला, इसको हम बोल सकते हैं एंडोथीलियम। एंडोथीलियम, एंडोथीलियम है और इसके अंदर छेद हैं, है ना, इसके अंदर छेद हैं। क्लियर दैट? तो हम इसको बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं फेनेस्ट्रेटेड, फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियम। फेनेस्ट्रेटेड का मतलब होता है किसी चीज को गमन करने के लिए जगह देना। फेनेस्ट्रेटेड का क्या मतलब होता है? किसी चीज को निकलने के लिए जगह देना। तो यहां पर आपको पता है छेद ही छेद है भाई। रक्त जो है, रक्त जो बोमन्स कैप्सूल में आएगा, बोमांस कैप्सूल में आएगा तो वो छेदों के द्वारा ही तो आएगा, हाँ या ना? ब्लड आएगा तो ये छेदों के द्वारा आएगा। तो ये छेद वाली जो अंदर की उपकला है, जो कि शल्की उपकला थी लेकिन अंदर की तरफ है, तो हमने इसको अंतः उपकला बोल दिया। तो हम क्या बोलेंगे? फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियम है ये। फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियम या फिर शल्की अंतः उपकला जो है, यहाँ पर इसमें पोर्स होते हैं जिसकी वजह से रक्त जो है बोमन्स कैप्सूल में आता है। ये बात समझ में आ गई? अब सुनो दूसरी बात। अब हमें ब्लैक कलर दिखता है कि यहाँ पे दिखता है यार? अब क्या होता है, तुमने यदि टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा है तो हमने बोला था एक बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होती है, एक आधार पर एक परत भी होती है जो कि क्या करती है? ऑक्सीजन देने का कार्य करती है। ये बात पता है? न्यूट्रिशन देने का कार्य करती है। जब उपकला होती है और उपकला के नीचे एक आधार में भी एक परत होती है जिसको अपन बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन।
इसके नीचे भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। अरे यार थोड़ा छोटा करना पड़ेगा बच्चों, अंदर का डायग्राम खराब हो जाएगा नहीं। इसके नीचे भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, है ना, दिख रही है ना, विजिबल है। इसके नीचे भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और इसके नीचे भी ऐसे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। क्या होगी? आधारीय परत। अच्छा नहीं बन रहा, ठीक है, ऐसे आधारीय परत होगी, ऐसे एक आधारीय परत होगी, ऐसे एक आधारीय परत होगी जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी। क्या प्रोवाइड कराएगी? इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी। आई बात समझ में? दूसरी परत, एक परत क्या है हमारी? एक परत है हमारी फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियम, शल की अंतः उपकला, जिसमें कि पोर्स हैं। दूसरी कौन सी परत हो गई हमारी? बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन सी हो गई हमारी? इसको मैं सोच रही हूँ कोई अलग कलर से कर दूं, कहीं दिख भी रहा है कि नहीं समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, मैं ऐसे कर देती हूँ इसको, अब ज्यादा विजिबल हो जाएगी। ये लो, ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है, आधारीय परत है, ठीक है। ये क्या है? इधर आ जाओ, आधारीय परत, ठीक है। पहली परत है हमारी ये वाली, यानी कि पहली जो परत है वो है हमारी शल की अंतः उपकला यानी कि फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियम। दूसरी है आधारीय परत, किसकी है? ग्लोमेरुलस की, जो कि क्या करती है? उसको आधार देती है। आधार कैसे होगा? न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का कार्य करेगी। क्लियर दैट? अब देखो, ये क्या है? ये है तुम्हारी अभिवाही धमनी, और इधर जो पतली सी है ये कौन सी होगी तुम्हारी? अपवाही धमनी। ये तो याद है तुम्हें, ये तो चीज तुम्हें याद है, ठीक है। अब क्या होगा? ये होगा बोमन्स कैप्सूल इसके नीचे, ठीक है। इसके नीचे क्या होगा? बोमन्स कैप्सूल। आओ जरा बना ले बोमन्स कैप्सूल अपन। अब बोमन्स कैप्सूल में होगा ये, ठीक है। ये क्या है हमारा? बोमन्स कैप्सूल है। ये हैनले लूप, ये डीसीटी, ये हैनले लूप और ये डीसीटी। डीसीटी हैनले लूप, पीसीटी और बोमांस संपुटिका, ठीक है। अब ये बोमांस संपुटिका जो है मैम बताना क्या चाह रही है बच्चों? इस बोमांस संपुटिका पर एक पैर जैसे होता है, पोडियम जैसा होता है, जो पकड़ लेता है, जो पाद होते हैं वो होता है, ठीक है। जिसको अपन देखो, एक मिनट बताऊं, पोडोसाइट्स भी कहते हैं। पदाणु, हिंदी वर्ड देख रही थी मैं, पदाणु होता है पोडोसाइट्स। आ जाओ, बोमन संपुट। अब बोमन संपुट जो है वो अंदर से कैसे बना है? इसको कलर कैसे करूं मैं? दिख रहा है, ठीक है। बोमन संपुट पे भी अंदर की तरफ उपकला पाई जाती है, ठीक है। ये जो उपकला है इसमें भी क्या है? छिद्र हैं। इसमें भी क्या है? छिद्र हैं इस उपकला में भी, जिसको हम कहते हैं स्लिट पोर। क्या कहते हैं? खांच छिद्र या फिर स्लिट पोर, ठीक है। इसको हम बोलेंगे स्लिट पोर या फिर खांच छिद्र, ठीक है। स्लिट पोर या फिर खांच छिद्र अपन इसको बोलेंगे। क्यों? ये भी किसकी बनी हुई है? उपकला की। कौन सी उपकला की? शल की उपकला की। इसमें भी छिद्र है। अब सुनो, और कौन सा कलर है जो यहाँ अच्छे से दिखेगा? फिर है अपने पास पोडोलाइट्स। पोडोलाइट्स या फिर पदाणु क्या है? ठीक है, यहां से कुछ इस तरीके से
ऐसे कुछ इस तरह की शेप है, पैरों जैसी, ठीक है। ये पैरों ने इसको जकड़ रखा है। बोमन संपुटिका के पास पैर जैसी, ऐसा अपन ऐसे कुछ लगाते हैं ना, ऐसे पकड़ने के लिए, जकड़ने के लिए, तो इसके पास क्या है, ऐसा जकड़ने के लिए, जैसे अपन क्लचर लगाते हैं, जैसे अपन क्लचर लगाते हैं ना बालों में, लड़कियों गर्ल्स क्लचर लगाते हैं अपन। क्लचर क्या करता है, हमारे बालों को यूं पकड़ लेता है। तो सेम यहाँ पर ये क्लचर लगाया तुमने, और इस क्लचर को अपन ने क्या बोला है, इस क्लचर को हमने बोला है पदाणु या फिर पोडोसाइट्स, ठीक है। इसको हमने बोला पदाणु या पोडोसाइट्स। अब देखो क्या हो रहा है, अब सुनो मेरी बात। ये 3 परत है बच्चों। पहली परत शल की उपकला, दूसरी परत आधारीय परत, और तीसरी मैं यहां लिख दूं, तीसरी हमारे पास पोडोसाइट। पोडोसाइट किसके साथ है, स्लिट पोर के साथ है, ठीक है, स्लिट पोर के साथ है। ये 3 परतें जो हैं वो गुच्छीय निस्पंदन में हेल्प कर रहा है। किस में कर रहा है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में हेल्प कर रही है ये तीनों परत। कौन कौन से तीनों परत, एक तो ग्लोमेरुलस के अंदर की जो शल की उपकला से बनी हुई है, यानी कि फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियम, यानी कि शल की अंतः उपकला, पहली परत। दूसरी परत जो इस ग्लोमेरुलस को, है ना, जो ये गुच्छी है, इसको लिख दूं क्या मैं, ये गुच्छ है ना, जो ये गुच्छ है इसको एक आधार दे रही है, एक बेसमेंट दे रही है, ताकि उसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके। तो एक बेसमेंट वाली परत है जिसको अपन ने आधारीय परत लिख दिया, या फिर अपन इसको लिख देंगे बेसमेंट लेयर, बेसमेंट लेयर या फिर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद में जो बोमेन संपुटिका है, बोमेन संपुटिका के अंदर भी एक उपकला होती है जिसमें छिद्र होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्लिट पोर या फिर खांच छिद्र, ठीक है। और इसको पकड़ रखा है इस ग्लोमेरुलस और जो हमारा बोमेन संपुटिका, इसको पकड़ रखा है एक क्लचर ने, जिसको हमने क्या बोला, पदाणु या पोडोसाइट। ये तीनों की तीनों लेयर जो है गुच्छीय निस्पंदन में हेल्प कर रही है। कैसे, आ जाओ। ठीक है, रक्त आया यहां से क्या आया, रक्त, ठीक है, यहां से रक्त आएगा, रक्त इधर से आएगा, यूं थोड़ा पतला कर लेती हूँ नहीं तो गंदा लग रहा है, ठीक है। ये रक्त आया, ठीक है। हमने बात करी थी रक्त अपने साथ क्या क्या लेकर आ रहा है, आयंस भी ला रहा है ना, और जो हमारा ग्लूकोज है वो भी ला रहा है, जल भी ला रहा है, ऑक्सीजन भी ला रहा है, और यूरिया भी ला रहा है। तो इस वाले जो ये परत है बच्चों, वहां से क्या क्या आ जाएगा, वहां से आ जाएगा अपना यूरिया, है ना, आयंस भी आ जाएंगे, आयंस आ जाएंगे, ग्लूकोज आ जाएगा, और हमारा H2 आ जाएगा। ये बात हमने कर ली थी कल, है ना, मतलब कल क्या मतलब ने, अभी इससे पहले हमने ये बात कर ली कि अपने पास ये चीजें आ जाती है। क्लियर दैट, यहां तक कोई डाउट है क्या? एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन अपनी एनसीईआरटी की बुक में चलेंगे तो तुम्हें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। डन, स्क्रीनशॉट डन। अब देखो क्या क्या है, तुम्हारी बुक में चलते हैं, बुक में चलोगे तुम्हें एक एक चीज समझ में आ जाएगी। हमने यहां से बोला, ये बात अभी मैं समझाऊंगी, ये मैंने अभी समझाई नहीं है, पहले ये समझ लो तब जाकर के ये बात इजीली समझ में आएगी। गुच्छ की कोशिकाओं का रक्तदाब रुधिर के 3 परतों में से निस्यंदन करता है। जो रक्त का दाब है, जो ब्लड प्रेशर है या जो रुधिर है, वो 3 परतों से फिल्ट्रेशन करता है ग्लोमेरुलस में। जो गुच्छ निस्यंदन है वो 3 परतों की सहायता से ब्लड को ले जाता है। कौन कौन सी है? ये 3 परतें हैं। गुच्छ की रक्त केशिकाएं की आंतरिक उपकला, ठीक है, ये जो गुच्छ है उसकी आंतरिक या फिर अंतः उपकला, ठीक है, ये बात हमने बोली।
बोमेन संपुट की उपकला, बोमेन संपुट की उपकला जिसमें क्या है, छिद्र है। बोमेन संपुट की उपकला, ये उपकला है बोमेन संपुट की, जिसको अपन ने क्या बोला, स्लिट पोर और खांच छिद्र। फिर इसके बाद में कहाँ गया, इन दोनों परतों के बीच में पाए जाने वाली एक आधार झिल्ली, वो दोनों परतों के बीच क्या पाई जा रही है, एक आधार झिल्ली पाई जा रही है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, आधार झिल्ली या फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन किस किस के बीच में पाई जा रही है, किस किस के बीच में पाई जा रही है, ये देखो ग्लोमेरुलस के बीच में और बोमेन संपुटिका के बीच में ये आधार पाई जा रही है, ये आधार झिल्ली, आधार झिल्ली, आधार परत मैंने बोला जो, ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अब क्या बोल रहा है, ये दोनों परतों के बीच पाई जाने वाली है। अब एक और जो है वो क्या है, बोमेन संपुट की उपकला कोशिकाएं, बोमेन संपुट की जो उपकला कोशिकाएं हैं उस पे पदाणु पोडोसाइट्स कहलाती हैं, जो विशेष प्रकार के विन्यासित होती हैं। जो हमारी उपकला है किसकी, बोमेन संपुट की जो उपकला अपन ने बनाई ना अपन ने, बोमेन संपुट है इसकी उपकला बनाई, ठीक है, और इस पे एक स्पेशल टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनाया, इसको हमने क्या बोला, पदाणु बोला। और चूंकि इसमें अलग से छिद्र विन्यासित है तो हमने क्या बोला, इसको स्लिट पोर। ये बात हमने करी है, देखो आ जाओ, ये हो गया हमारा पदाणु और इसके अंदर स्लिट पोर प्रेजेंट है। ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है आपकी बोमेन संपुट की उपकला पे, यही बात हमने बोली है, क्लियर दैट, ठीक है, जिससे कुछ छोटे छोटे अवकाश बीच में रह जाते हैं और इन्हें निसंदन खांच या खांच छिद्र या स्लिट पोर कहते हैं। ये बात समझ में आ गया। इन झिल्लियों से ही रुधिर इतनी अच्छी तरह से छनता है, जो छेद है ये कुछ तो ग्लोमेरुलस में प्रेजेंट है जिसको अपन ने फ्रेसिनेटेड एंडोथीलियम कहा है ना, और एक बेसमेंट वाली लेयर में कहा। फिर ये कहाँ जाकर का आ रहा है, पोडोसाइट के अंदर जो उपकला है, पोडोसाइट के अंदर की तरफ जो उपकला है बोमेन संपुट की, उसके साथ मिलकर के स्लिट पोर बनाए, वहां से ब्लड आराम से, देखो यहाँ पे भी छिद्र है, यहाँ पर भी छिद्र है, और यहाँ पर जो अपन ने बनाया है यहाँ पर भी छिद्र है, तो ब्लड जब आएगा तो ब्लड आराम से छन के आराम से आ सकता है ना, ब्लड आराम से छन के आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो जिससे रुधिर के प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग छन जाता है और संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है। यहां पर जब ब्लड आएगा तो ब्लड कहां भर जाएगा, यहां पे ब्लड इस संपुटिका के पूरे इस खांच में भर जाएगा, ब्लड भर जाएगा। अब देखो, तुम्हें पता हो, तुम्हें याद हो, जब अपन ने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था तो मैंने बोला था कि जो हमारा रक्त है ये बना होता है प्लाज्मा से, है ना, और रक्त कोशिकाओं से या संगठित पदार्थ से, ठीक है, जिसमें से प्लाज्मा हमारा कितना था, 55% था, और हमारा ये कितना था, 45%। याद आ रही है ये चीज़, ये बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी कि ये हमारा 45% था और ये हमारा 55%। तो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा 55% था, जिसके अंदर से हमारे 92 से 96% तो जल था, ठीक है, और 6 से 8% हमारे पास प्रोटीन थे। प्रोटीन भी 3 तरह के थे, एल्ब्यूलिन, ठीक है, फाइब्रोजिन और हमारा ग्लोब्यूलिन। तो बच्चों एल्ब्यूलिन जो था ये ऑस्मेटिक प्रेशर को बनाए रखा था। ये अपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं अभी, बहुत जरूरी है इसलिए बता रही हूँ। एल्ब्यूलिन क्या कर रहा था, जल परासरण दाब को बनाए रख रहा था, जल की परासरणता को बनाए रखता था। ये बात याद आ गई। तो अपन जब ये कह रहे हैं कि भाई प्लाज्मा जो है अच्छे से छन के आ रहा है प्रोटीन को छोड़ के, तो प्लाज्मा में पूरा जल आ रहा है, उसके साथ साथ आयंस भी आ रहे हैं, ये चीज हमने बोल दी ये बात। और संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है और इसे ही हम क्या कह रहे हैं,
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं अपन? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से पहले बच्चों एक बात देखो, हम कह रहे हैं GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, गुच्छ निस्यंदन दर, GFR। ठीक है, GFR को जब तुम पता लगाओगे, GFR का जब तुम पता लगाओगे तो तुम पाओगे कि 125 मिलीलीटर पर मिनट होती है इधर, यानी कि पर मिनट 125 ml ब्लड जो है ना, 125 ml ब्लड जो है वो क्या होता है? फिल्टर होता है, निस्यंदन होता है। आई बात समझ में? 1 मिनट में ग्लोमेरुलस 125 ml ब्लड को फिल्टर करता है। बात समझ में आ गई? ये रेट क्या कहलाती है? ये कहलाती है GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। और पर मिनट तो ये करता है, और 180 लीटर पर डे करता है, यानी कि 180 लीटर प्रतिदिन। प्रतिदिन की बात करेंगे तो 180 लीटर करेगा, और पर मिनट की बात करेंगे तो 125 ml करेगा। आई बात समझ में? क्लियर दैट? वृक्कों द्वारा, अच्छा अभी अपन ने आगे तो नहीं करा, अपन की आगे एक लाइन छूटती थी, याद है? वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 मिली रक्त का निस्यंदन होता है। इस लाइन को अपन यहीं बता देते हैं। ये कह रहा है जो वृक्क है, जो किडनी है, ये टोटल ब्लड कितना होता है? टोटल ब्लड आपको याद हो तो 5000 मिलीलीटर या 5 लीटर अपना टोटल ब्लड है। टोटल ब्लड जो क्या होता है, सर्कुलेट को क्या बोलते हैं? परिसंचरण, परिसंचरित होती है कितने मिनट में? 72 मिनट में, है ना? 72 बीट्स पर मिनट पे। ठीक है, 72 बीट्स पर मिनट में होता है ना? यानी कि एक मिनट के अंदर 72 बार हमारा ब्लड पंप होता है, और वो क्या करता है? टोटल ब्लड को फेंक देता है। टोटल ब्लड कितना है? 5000 मिलीलीटर या फिर 5 लीटर। अब कह रहा है कि जो किडनी है बेटा, जो किडनी है वो क्या करती है? 1100 से 1200 मिलीलीटर रक्त का निस्यंदन करता है ना? जो 1100 से 1200, यानी कि हम बोल सकते हैं 5000 का। ठीक है, 5000 का ये केवल 1वां भाग है, ये केवल 1वां भाग है। तो 1/5वां भाग के बराबर होता है। 1 मिनट में निकल रहा है, 1 मिनट में तो निकलता है, 72 बार 1 मिनट में तो धड़कता है। तो 72 बार में ये जब 5000 मिलीलीटर है, 5000 लीटर है, तो किडनी तो 1100 से 1200 ml ही कर रही है। सुनो मेरी बात, अब वापस से आ जाओ, सुन लो अच्छे से। देखो, पहले देखो हम कुल ब्लड, कुल रक्त प्रति मिनट परिसंचरित होता है। कितना होता है? 5000 मिलीलीटर या फिर 5 लीटर। ये बात अभी हमने बोली। फिर हम बोल रहे हैं दूसरी लाइन कि जो वृक्क है वो गुच्छ निस्यंदन द्वारा 1100 से 1200 मिलीलीटर रक्त पर मिनट में फिल्ट्रेट करता है। ये बात बोली। अब सुनो मेरी बात, तुम्हें पता है 1100 से 1200, ये तो होल ब्लड की बात कर रहा है ना, मतलब ये पूरे रक्त की बात कर रहा है। लेकिन तुम्हें पता हो तो जो फिल्ट्रेशन होता है वो सिर्फ प्लाज्मा का होता है। अभी जस्ट पहले लाइन पढ़ी थी हमने, सिर्फ प्लाज्मा का होता है। तो ब्लड में प्लाज्मा कितना है? 55%, और जो सेल्स होती हैं वो कितनी है? 45%।
तो अपन 1100 और 1200 का 55% निकालें तो लगभग 600 ml मान लें क्या? लगभग 600 ml मान लें, हाँ या ना? यदि 600 ml क्या कर रहा है, 600 ml प्लाज्मा, 600 ml प्लाज्मा जो है वो पर मिनट निस्संदन हो रहा है। 600 मिलीलीटर प्लाज्मा जो है वो निस्संदन हो रहा है कब जी? अब इसमें जब ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होगा तब। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई कि 600 ml कैसे निकाला? जब अपन ने 1100 से 1200 में, क्योंकि ये तो पूरा रक्त है ना, अपन को तो प्लाज्मा के बारे में बात करनी है क्योंकि प्लाज्मा ही क्षमता है। प्लाज्मा तो 55% है, 1100 से 1200 में से प्लाज्मा कितना होगा? 600 ml ही तो होगा, है ना? 600 ml होगा, तो ये 600 ml टोटल ब्लड का कितना होगा? 1/5वां भाग। ये है इसकी जो निस्संदन होता है, जो निस्संदन होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, डन। आ गई बात समझ में? अब देखो क्या हुआ है। अब हमने बोल दिया, ये हमने निकाल लिया 600 ml, 600 ml प्लाज्मा। अब एक और चीज सुनो, हमने बोला GFR, GFR कितनी है हमारी? ये है हमारी 125 ml पर मिनट, है ना? और हमने बोला टोटल प्लाज्मा, ठीक है, टोटल प्लाज्मा कितना आया हमारा? 600 ml, है ना? पर मिनट 600 ml हमारा प्लाज्मा आया। तो इसको कैसे ज्ञात लगाते हैं कि भैया आपको देखना है, आपको देखना है FF की रेट। अब तुम बोलोगे मैम FF क्या है? FF का मतलब होता है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन यानी कि जो निस्संदन हुआ है, एक्चुअल में जो निस्संदन हुआ है, जो फिल्ट्रेट हुआ है, उसका कितना भाग है, निस्संदन भाग कितना है। तो निस्संदन भाग को पता लगाने के लिए आप देखोगे जो कुल गुच्छ निस्संदन पर मिनट या फिर प्रति मिनट बटा कुल प्लाज्मा निस्संदन प्रति मिनट, तो तुमने अभी पता लगाया, क्या आया? 125 तो तुम्हारा क्या है? गुच्छ निस्संदन हुआ है, हमने बात करी है इसकी, देख लो अच्छे से, अभी बताती हूँ तुम्हें कहाँ बात करी है अपन ने। अरे कहाँ गया अपना वो? अच्छा अपन पीछे चले गए ना। यहाँ पर अभी अपन ने बताया प्लाज्मा, फिर हमने GFR वैल्यू देखी तो थी, अभी GFR वैल्यू हमने देखी थी। ये देखो ग्लोमेरुलस निस्संदन दर 125 ml पर मिनट है ना? तो अभी अपन ने क्या किया, हमने क्या किया? 125 गुच्छ निस्संदन प्रति मिनट, और इसमें जो प्लाज्मा, जो पूरे ब्लड कितना था 1100 से 1200 ml, उसमें से प्लाज्मा कितना निस्संदित हुआ है वो रेट कितनी निकाली अपन ने? 600 ml। इससे जस्ट पहले निकाली, ये 600 ml अपन ने निकाल ली 600 ml। आ जाओ, 600 ml निकालोगे कैसे? यदि अपन 55/100 इंटू 1200 करोगे तो लगभग अपनी ये रेट आ जाएगी। क्लियर दैट? इसलिए तो फिर हमने यहाँ क्या 600 किया। जब 600 किया तो ये लगभग आ गया हमारा 20%। तो हमारी फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन रेट क्या आई? निस्संदन भाग कितना आया? जो कि निस्संदन हुआ है, जो निस्संदित हुआ है, जो फिल्ट्रेट हुआ है, वो हुआ है हमारा 20%। ठीक है, ये मैंने इतनी चीजें क्यों बताई है, जबकि आपकी एनसीईआरटी में तो एक एक लाइन लिखी हुई है बेटा। एनसीईआरटी में तो एक एक लाइन लिखी है, लेकिन नीट के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो आप नहीं कर पाते हो। तो नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो बच्चे बायोलॉजी के हैं तो बायोलॉजी की चीज़ें तो समझो, आप अपने शरीर की चीज़ें तो समझ रहे हो। तो कुछ बच्चे ये सोचेंगे अरे हमें नीट से क्या करना है, मुझे तो देना ही नहीं, मुझे तो 11वीं पास करनी है। तो बेटा उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एक बायोलॉजी का स्टूडेंट होने के नाते आपको ये चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए कि आपकी बॉडी में चलता क्या है,
आपकी बॉडी में होता क्या है। देखो बच्चे, जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं ना, वो अपनी पूरी कैलकुलेशन रखते हैं, अपना अच्छा अकाउंट्स डिटेल रखते हैं, अपनी सारी चीज़ें देखते हैं। आर्ट्स के जो बच्चे होते हैं उनका हिस्ट्री अच्छा होता है, किसी की ड्राइंग अच्छी होती है, किसी का खाना बनाने का तरीका अच्छा होता है। तो आप साइंस के बच्चे होकर के अपनी बॉडी के बारे में जानकारी लेना पसंद नहीं करोगे, करोगे ना? तो बस यही सोच करके कर लो जो नीट नहीं देना चाह रहा है। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो एक बार तुम कहाँ से स्क्रीनशॉट लोगे, एक बार ये स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, ले लिया। फिर उसके बाद हमने ये बात करी, ये स्क्रीनशॉट लो। फिर हमने GFR रेट से FF वाला फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन निकाल लिया, ये वाला निकाल लिया तुमने, आ गई बात। अब देखो क्या है, हमने बोला इसलिए इसे परानिषंदन या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट GFR कहलाती है। जो GFR क्या है, अभी हमने बताया, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, गुच्छ निस्यंदन दर। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति में ये दर कितनी होती है, 125 मिलीलीटर प्रति या 180 लीटर प्रति दिन होती है। गुच्छ निस्यंदन की दर के नियमन के लिए, अब ये इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी तुम्हें समझाने वाली हूँ, गुच्छ निस्यंदन की दर के नियमन के लिए वृक्कों द्वारा क्रियाविधि जो अपनाई जाती है वो देखो कैसे। एक लाइन को देखो कैसे समझना पड़ेगा। ये हमारी ग्लोमेरुलस है, यानी कि गुच्छ है, ठीक है। ये हमारा बोमन संपुट है, ये इसकी पीसीटी है, ये इसका हेनले लूप है और ये इसकी डीसीटी है। ठीक है, ये बार बार नहीं बताऊंगी, जो समझने वाली बात है वो समझो अभी फिलहाल। ठीक है, हम कह रहे हैं ग्लोमेरुलस से प्रति मिनट 125 ml की दर से फिल्ट्रेशन होता है। कितना मिनट, 125 ml पर मिनट। फिर हमने इसका प्रतिशत भी निकाल लिया, लगभग 20%। फिर हमने ये भी निकाल लिया कि प्लाज्मा कितना हो रहा है, लगभग 600 ml। ये बात हमने निकाल ली अच्छे से। कितना भाग है टोटल ब्लड का, 1/5 पार्ट है, 1/5वां भाग है, ये भी हमने देख लिया। अब ये बोल रहा है कि नियमन कैसे करेंगे। तो बच्चों, ग्लोमेरुलस के द्वारा जो ब्लड यहां पर आएगा, ठीक है, इसमें हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, GBHP। क्या बोला, इधर लिख रही हूं, ग्लोमेरुलस ब्लड, हिंदी भी बताऊंगी, डोंट वरी, ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसको हम हिंदी में लिखते हैं गुच्छ रक्त द्रव स्थैतिक दाब। ठीक है, गुच्छ रक्त द्रव स्थैतिक दाब। इसका ये जो GBHP है, ग्लोमेरुलस के द्वारा ब्लड पे लगाया गया प्रेशर, ग्लोमेरुलस में ब्लड जो दबाव लगा रहा है वो कितना होता है, वो होता है आपका 60 mmHg। ये हम पढ़ चुके हैं, mmHg क्यों लगता है प्रेशर पे। प्रेशर हमेशा कैसे नापा जाता है, mmHg से नापा जाता है। तो 60 mmHg किसका प्रेशर है, जो गुच्छ के द्वारा रक्त में, जो गुच्छ में रक्त के द्वारा लगाया जा रहा है। यानी कि अब ये जो प्रेशर है वो कैसे दिखेगा, ये जो प्रेशर है बोमन संपुट की तरफ जा रहा है, ये कितना है, ये है 60 mmHg। ये प्रेशर लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, ये ग्लोमेरुलस के द्वारा लग रहा है। फिर गुच्छ रक्त दाब स्थैतिक दाब के बाद में क्या होगा कि जो कैप्सूल है, कैप्सूल यानी कि संपुटिका है, संपुटिका बोलेगी मेरे को भी दबाव लग रहा है। मेरे को दबाव क्यों लग रहा है कि भैया जो आयंस हैं, जो आयंस है वो मुझे नहीं चाहिए। आयंस को कौन प्यार करता है, वाटर प्यार करता है ना, पोलर होते हैं ना भाई, पानी बहुत प्यार करता है। पानी कहाँ है, इधर ऊपर है ना। तो आयंस बोलेंगे नहीं, मुझे तो मेरा पूरे आयंस मुझे वापस चाहिए, या फिर वाटर जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो प्रेशर लग रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है, परासरण दाब लग रहा है, हाँ या ना। परासरण दाब जब इसके द्वारा लग रहा है बच्चों,
जब परासरण दाब इस संपुटिका के द्वारा लग रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ब्लड कॉलोडियल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड कॉलोडियल ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BCOP। ये कितना होता है BCOP? BCOP कितना होता है अपना? ये होता है अपना 30। कितना होता है ये अपना? 30 ml mm। 30 mm Hg। इसका प्रेशर कितना होगा? 30 mm Hg। अब भैया संपुटिका वापस से बोलेगी कि मुझे तो क्या करना है, आयंस भी भेजना है और प्रोटीन्स भी भेजने हैं। ठीक है, तो ये संपुटिका बोलेगी मुझे प्रोटीन्स भी भेजने हैं, क्योंकि प्लाज्मा में प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन आता नहीं है ना, आपको पता है प्लाज्मा में जो प्रोटीन है वो नहीं आता, सिर्फ वाटर आता है। तो प्रोटीन बोलेगा कि प्रोटीन यदि आ जाता है संपुटिका में, मान लो आ गया गलती से, तो वो भी एक प्रेशर लगाएगा, एक प्रेशर लगाएगा। तो एक और तीसरा प्रेशर यहाँ पर लगेगा संपुटिका के द्वारा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यानी कि संपुटकीय द्रव स्थैतिक दाब। ठीक है, स्थैतिक दाब कौन सा है ये? हाइड्रोस्टैटिक, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी कि संपुटिक द्रव स्थैतिक दाब लगाया। ये कितना होता है बच्चों? ये होता है 20 mm Hg। ये दाब है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, संपुटकीय द्रव स्थैतिक दाब तो है 20 HmG। GBHP कितना है? 60 mm Hg। और जो हमारा ब्लड कॉलोडियल ऑस्मोटिक प्रेशर है, यानी कि रक्त के द्वारा जो प्रोटीन जो नहीं आ पा रहे थे उसमें भी एक प्रेशर हो रहा है, जो आयंस है वो ऊपर की तरफ खिंचाव कर रहे हैं, तो ये जो प्रेशर है वो कितना है? 30 mm Hg। क्या हो रहा है, क्या कहना चाह रही है मैम? मैम तुम्हें बताना चाह रही है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे होता है और उसका नियमन कैसे होता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या हो गया? GBHP माइनस BCOP माइनस CHP माइनस BCOP। ये कितना है? 60 है। ये कितना है? 30 है। ये कितना है? 20 है। तो ये माइनस बाहर है, गणित आती है ना थोड़ी बहुत, माइनस बाहर है तो अंदर वाला प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना? 50। और ये कितना रह जाएगा? 60। 60 में से 50 गया तो कितना आ जाएगा? 10 mm Hg का जो प्रेशर है बच्चों, 10 mm Hg का प्रेशर है, ये किसके द्वारा लग रहा है? ये लग रहा है तुम्हारे गुच्छ निस्यंदन के द्वारा या गुच्छ के द्वारा या निस्यंदन के द्वारा, जिससे कि तुम्हारा 20% प्लाज्मा आ रहा है। ये प्रेशर है तुम्हारा 10 mm Hg। कितना है? ग्लोमेरुलस का जो निस्यंदन दाब है वो कितना है तुम्हारा? 10 mm Hg। आ गई बात समझ में? फिल्ट्रेशन रेट समझ में आ गई। इसी को क्या बोलते हो? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हो। तुम्हारी कॉपी में क्या लिखा हुआ है इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार फटाफट से। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया, फिर इसके बाद में तुम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो क्या हुआ, अपन ने ये तो सही लिखा ना 20 और ये इधर कर लेना और ये इधर कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती, मैथ्स में सब जानते हैं।
ठीक है, ये इधर कर लेना, ये इधर कर लेना, या मैं कर ही देती हूँ, छोड़ो। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, ठीक है, होगा तो 50 ही, ठीक है, क्लियर दैट, आ गई बात समझ में। अब देखो क्या होगा, लेकिन फिर तुम बोलोगे मैम बड़ा तो 30 है, तो माइनस का निशान तो होगा नहीं अंदर प्लस के, अच्छा माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, अच्छा फिर दिक्कत करेगा, चलो छोड़ो मैं चेंज ही कर देती हूँ। क्या है, ठीक है, CHP BCOP माइनस CHP 30 माइनस 20। अब क्लियर दैट, आ गई बात समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। डन डन, ठीक है। अब तुम्हारी बुक क्या कह रही है, आ जाओ। गुच्छ निस्संदन की दर के नियमन के लिए अपन ने नियमन करा है कि 10 mmHg जो है वो गुच्छ का निस्संदन एक मतलब GFR जो है ना, गुच्छ फिल्ट्रेशन रेट जो है वो किस पे डिपेंड करती है, उस दाब पे डिपेंड करती है। वो कितना दाब है, 10 mmHg, और वो किसके द्वारा लग रहा है, गुच्छ के द्वारा लग रहा है। क्लियर दैट है, उससे अपन क्या पता लगा पा रहे हैं, गुच्छ निस्संदन की दर का नियमन कर पा रहे हैं। आ गई बात समझ में, क्यों अपन ने वो चीज करी है। अब देखो क्या आ रहा है, पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण क्या है, देखो, गुच्छीय आसन उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रियाविधि संपन्न की जाती है, ठीक है। ये विशेष संवेदी उपकरण अभिवाही व अपवाही धमनिकाओं के संपर्क स्थल पर दूरस्थ समालित नलिका की केशिकाओं के रूपांतरण से बनता है, ठीक है। ये चीज समझने के लिए तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा स्लाइड लेनी पड़ेगी। तो हमने क्या बोला, हमने भी बात कर ली नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या है, देखो अभी हमने बात करी थी इससे पहले, ये जो हमारा, अरे ये नहीं, ये जो आ रहा है बच्चों, इसको अपन बोलते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है। कुल निस्संदन दाब, ठीक है, ये अपन ने निकाल लिया कुल निस्संदन दाब। कुल निस्संदन दाब कहाँ पर होता है, ये देखो, ये हमारा बोमन संपुटिका, ये आगे की बाद में बात करेंगे, ये ग्लोमेरुलस, इस पे जो प्रेशर लग रहा है बच्चों, इस पे जो प्रेशर लग रहा है, ये टोटल कितना है, 10 mmHg। किसके द्वारा लग रहा है, ये ब्लड के द्वारा। ये बात समझ में आ गई, ये बात अभी हमने करी। ये मैंने वापस इसलिए बताया क्योंकि अभी अपन जो पुनः अवशोषण करेंगे उसमें जो क्रियाविधि हो रही है उसमें बहुत हेल्प करेगा। आ जाओ, ये अपन ने स्लाइड ले ली। अब देखो क्या हो रहा है, ये अपना हार्ट है, ठीक है, ये अपना हार्ट है, ये अपनी शिरा है, ठीक है, और यहां से अपनी क्या निकल रही है, धमनी, ठीक है। ये है नॉर्मल। नॉर्मल हमारा जो ब्लड का प्रेशर बनाए रखता है, यानी कि नॉर्मल सर्कुलेशन है ना, जो हमारा एक आम सर्कुलेशन, लिख दूं यहाँ पे, आम परिसंचरण, संचरण, इसको हटा लो। जो नॉर्मल परिसंचरण होता है वो हमें समझ में आ गया कि भैया ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेट ब्लड गया और यहाँ से फुफ्फुस से होता हुआ साफ ब्लड वापस से अंगों में जाएगा, ये बात हमने कर ली। अंग क्या है हमारी यहाँ पर, किडनी। आ जाओ, है ना, अंग क्या है हमारे यहाँ पे, किडनी है। किडनी है तो तुम्हें पता है यहां पर ग्लोमेरुलस होगा, ठीक है, ये ग्लोमेरुलस का गुच्छा है। ग्लोमेरुलस का गुच्छा कहां से निकलता है, ये वाला जो ऐसे है, ठीक है,
ये जो है, ये बात समझ में आ गई, ये हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन है बच्चों, और ये हमारा कौन सा है, अंग में जा रहा है, कौन सा ब्लड जा रहा है यहाँ पे, O2 वाला, ऑक्सीजनेट ब्लड जा रहा है। ऑक्सीजनेट ब्लड किसके द्वारा जा रहा है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और ये यहाँ से जाकर के फिर यहाँ पर बदलेगी ऐसे, पेरिट्यूबुलर वाला है ना, पेरिट्यूबुलर, और ये पेरिट्यूबुलर यहाँ से होती हुई कहाँ मिल जाएगी, यहाँ पे, ठीक है। अभी पूरा डायग्राम बना रही हूँ, डोंट वरी, पहले मेरे को डायग्राम ही बना लेने दो, चलो। ठीक है, अभी ये डायग्राम ऐसे ही बन पाएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी पीसीटी, ये हो गया हेनले लूप, और ये हो गया डीसीटी, ठीक है। और ये परिकेशिका नाल हो गई, है ना, या फिर जाल हो गया, जो भी बोलो तुम। अब देखो, पहले मैं नेमिंग कर लेती हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया गुच्छ, ये हमारा हो गया बोमान संपुटिका, ठीक है। और ये हमारी होगी रीनल वेन, ठीक है। और ये नॉर्मल सर्कुलेटरी की शिरा है, फाइन। और ये हमारी होगी रीनल ये हमारी होगी इधर रीनल आर्टरी, है ना, या फिर धमनिका। रीनल धमनिका जब ये मोटी हो जाती है, O2 लेकर के आती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अभिवाही धमनिका। याद है ना ये बात, अभिवाही धमनिका। ये कौन सी कहलाएगी हमारी, अपवाही धमनिका। ये थोड़ी पतली बना देती हूं, ठीक है। अपवाही धमनिका, ग्लोमेरुलर, अभिवाही धमनिका, ये नॉर्मल सर्कुलेशन है। अंग में कौन क्या लेकर जा रहा है, O2 लेकर जा रहा है, यूरिया लेकर जा रहा है, आयंस लेकर जा रहा है, जो अपन बात कर चुके हैं। अभी हमको क्या करना है, पुनः अवशोषण करना है, ठीक है। पुनः अवशोषण करना है तो क्या होगा, पुनः अवशोषण में मैंने तुम्हें बता ही दिया कि क्या होगा, कि आयंस वापस से जाना चाहेंगे, किसके द्वारा, ट्यूबुलर के द्वारा। ये बात तो अपन बात कर चुके हैं, है ना, ट्यूबुलर के द्वारा वो वापस से आना चाहेंगे। अब यहाँ पर क्या है, अपन नियमन कर रहे हैं, हम रेगुलेशन कर रहे हैं पुनः अवशोषण में, क्या क्या रेगुलेशन हो सकते हैं वो, ठीक है, हम रेगुलेशन कर रहे हैं। रेगुलेशन में क्या होगा बच्चों, देखो एक और स्लाइड लेते हैं, एक और स्लाइड ले ली। अब देखो जो मैंने वहां पे डायग्राम बनाया वो समझाने के लिए बनाया है। इस डायग्राम को आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो अब जो मैं आपको नॉर्मल चीज बताने जा रही हूँ वो आप समझ लेना, ठीक है। पहली बात यहां समझ लो, केस 1 है हमारे पास, और केस 1 में क्या है, ये क्या है, केस 1 है ना। केस यानी कि मामला, पहला मामला। पहला मामला क्या है हमारे पास, केस 1 जो है उसमें हमारा जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर क्या है, हाई है ना, या फिर हम कह सकते हैं उच्च रक्त दाब। उच्च रक्तदाब की सिचुएशन है कहां पर, नॉर्मल सर्कुलेशन में। नॉर्मल सर्कुलेशन में उच्च रक्तदाब की कंडीशन है। अब हमें देखना है कि यदि मेरे यहाँ पर उच्च रक्तदाब चल रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो क्या यहाँ पर भी कोई प्रेशर में चीजें चेंज होगी, क्या यहाँ पर जो अपन 125, अपन क्या बोलते हैं, कलर चेंज कर लेती हूँ, रुको,
अपन बोलते हैं 125 मिलीलीटर पर मिनट GFR है ना, क्या है, ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन रेट है, और 180 लीटर पर डे है। और हमने बोला कि जो हमारा NFP है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है, कुल निस्यंदन दाब जो है वो हमारा है 10 Hg/mm, 10 mmHg, ठीक है। ये 10 mmHg जो है, इसमें कोई चेंजेस आएंगे क्या जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होगा? ये हमें ध्यान लगाना है। हमें ये ध्यान लगाना है कि जब पुनः अवशोषण हो रहा है या पुनः अवशोषण हो गया मान लो, और यदि हमारी बॉडी में या हमारे नॉर्मल सर्कुलेशन में हाई ब्लड प्रेशर है, तो किडनी का जो प्रेशर होगा 10 mmHg, इसमें भी कोई अंतर आएगा क्या? ये बात हमें पता लगानी है। तो ये बात पता लगाने के लिए हमने क्या किया है, सुनो। हमने बोला कि ये है हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन, ये इससे समझ जाना, अब मैं वापस पूरा डायग्राम नहीं बना रही, टाइम वेस्ट होता है। ये है हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन। नॉर्मल सर्कुलेशन से तुम्हारी ये निकल रही है हमारी आर्टरी। अब तुम्हें पता है जो अभिवाही आर्ट्रियोल है, अभिवाही धमनिका जो है, जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये मोटी होती है, ठीक है। ये सॉरी, पहले नॉर्मल साइज कर देते हैं अपन इसका, ठीक है। ये हमें पता है इतनी मोटी होती है, फिर ये ग्लोमेरुलस में जाती है, ठीक है, और फिर यहाँ इफरेंट जो होती है वो थोड़ी पतली होती है। ये बात हमें पता है, ये नॉर्मली बात पता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सुनो। यहाँ पर जो ब्लड है बच्चों, यहाँ पर जो रक्त है वो बहुत ज्यादा प्रेशर से आ रहा है। क्यों? कंडीशन हमने क्या लिखा है, ब्लड प्रेशर हाई है, उच्च रक्तदाब है। उच्च रक्तदाब होगा तो ब्लड जो है बहुत प्रेशर से आएगा, बहुत प्रेशर से आएगा, तो ये छोटी सी धमनी में से तो नहीं निकल सकता, तो धमनी फूल जाती है। जो हमारी अभिवाही धमनिका है, जो हमारी एफरेंट आर्टियोल है, वो फूल जाती है। तो एफरेंट आर्टियोल का जो साइज था बच्चों, एफरेंट आर्टियोल का साइज था वो बढ़ करके ऐसे पहुंच जाता है। एफरेंट आर्टियोल का साइज जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाएगा। हमें पता है हमारा NFP कितना है, 10 mmHg। तो भैया प्रेशर से आ रहा है ब्लड, प्रेशर से आ रहा है। अब इतना प्रेशर से जाएगा तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम करेगा, यानी कि किडनी में जो है वो प्रेशर जो है वो क्लियर चेंज होगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमारी किडनी बहुत स्मार्ट है, हमारी किडनी जो है, हमारी जो वृक्क है वो बहुत स्मार्ट है। वो कहती है कि हाई ब्लड प्रेशर तेरे पास होगा भैया, दिल जो हृदय है, तेरा ब्लड प्रेशर तेरे पास रख, मेरी किडनी में हाई ब्लड प्रेशर नहीं कर सकता तू। क्यों करेगा भाई? मैं उसका नियमन करूँगा, मैं उसको रेगुलेट करूँगा। रेगुलेट कैसे करता है बच्चों? देखो, हमको क्या करना है, इसकी मोटाई को तो कम करना है। हमको क्या करना है, इसकी मोटाई को तो रोक के रखना है। यदि मोटाई बढ़ रही है तो दिक्कत आ रही है। यदि हम हाई ब्लड प्रेशर के दौरान भी इसकी मोटाई सेम ही रखें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। ये बात समझ में? तो सुनो मेरी बात, आपको पता है कि ये जो आर्टरी होती है, धमनिका होती है, ठीक है बच्चों, धमनिका जो होती है, इसमें जब ये मोटी होती है तो यहाँ पर कैल्शियम पंप क्या होता है, कैल्शियम पंप स्टार्ट हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा है ना, आवागमन वाला पढ़ा होगा आपने चैप्टर में, 12th में है, आप देख सकते हो, सर्च कर लेना, ई कक्षा पे आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी हमको क्या समझना है, अभी आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी समझ में आएगा, चिंता मत करो, परेशान होने की बात नहीं है। जब आर्टरी जो है, जो आर्ट्रियोल जो है अभी हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल है, जब ये बड़ी हो जाती है बच्चों, तो यहाँ पर कैल्शियम पंप जो है वो एक्टिव हो जाते हैं, कैल्शियम पंप एक्टिव हो जाते हैं। ये कैल्शियम पंप, आपको पता है हमारी कैल्शियम जो हमारी बॉडी में होता है, मैंने तुम्हें बताया था, मांसपेशियों में कैल्शियम जो होता है वो क्या करता है, संकुचन का कार्य करता है। तभी तो अपन मोटेलिटी कर सकते हैं, तभी तो अपन ऐसे कर सकते हैं, संकुचन कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, कैल्शियम पंप, जो ये मोटी हो रही थी ना, ऐसे ये मोटी हो रही थी, इसको क्या करेगा, कैल्शियम पंप यहाँ आ जाएगा और इसको सिकोड़ देगा। इस किसको, आप अभिवाही धमनिका को ये क्या करेगा, सिकोड़ देगा। किसके द्वारा? कैल्शियम पंप के द्वारा।
ठीक है, कैल्शियम पंप को सक्रिय करेगा और ये क्या करेगा, कैल्शियम पंप के द्वारा इसको नियमन कर लेगा। तो ये सिकुड़ जाएगी तो भैया तू ब्लड प्रेशर बढ़ा है घटा मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो अपना अरेंज कर लूँगा। ये केस था बच्चों जब उच्च रक्तदाब हो तो किडनी क्या करती है, अपने ब्लड प्रेशर को 10 mmHg बनाए रखने के लिए कैल्शियम पंप की सहायता लेती है और वो क्या करती है, अपने आप को सिकोड़ लेती है, जिससे कि हाई ब्लड प्रेशर उस किडनी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, पहली चीज़। ठीक है, अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख लेना, वीडियोस पॉज करके लिख लो चाहे बात को। डन, आई बात समझ में। अब देखो दूसरा केस क्या है, ठीक है, केस सेकंड। वो केस फर्स्ट था, केस सेकंड क्या है, अब नॉर्मल सर्कुलेशन है, यहां पर बीपी जो है वो लो है, बीपी क्या है, लो है, ब्लड प्रेशर यहां पर लो है, यानी कि बीपी कम है, बीपी कम है। यहां पर अपना बीपी जो था वो हाई था, यहां पर बीपी अपना कम है, कम है, तो क्या होगा कम होने से, ठीक है, ये हमारा ग्लोमेरुलस, ये हमारा संपुटिका, ये पीसीटी, ये हेनले लूप और ये डीसीटी। ठीक है, मैं बार बार डायग्राम पूरा नहीं बनाना चाहती हूँ, बट फिर भी आ गई बात समझ में। अब सुनो, यहाँ पर अपनी क्या कंडीशन है, ब्लड प्रेशर लो है, ब्लड प्रेशर लो है, ब्लड प्रेशर लो है तो ब्लड यहाँ पे कम आएगा, तो यहाँ पर अपना एनएफपी नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, कुल निस्संदन दाब कितना है, 10 mmHg है, तो ये तो कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा और हमें कम करना नहीं है, किडनी को ये कम करना नहीं है। लो हो तो भी हमें किडनी को नॉर्मल रखना है, हाई हो तो भी नॉर्मल रखना है। हाई में तो तुम्हें पता लग गया, जो अभिवाही धमनिका है वो सिकुड़ जाएगी कैल्शियम पंप के द्वारा, लेकिन जब ब्लड प्रेशर कम होगा, जब नॉर्मल सर्कुलेशन में ब्लड प्रेशर कम होगा तो किडनी क्या कार्य करेगी, ये हमें देखना है। ठीक है, आई बात समझ में, ये हमें देखना है कि अब ये क्या करेगी जब ब्लड प्रेशर हमारा लो है, तो बीपी अपना कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो किडनी कैसे कार्य करेगी हमें ये देखना है। ठीक है, किडनी कैसे काम करेगी, इसके लिए अपन नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। ये देखो, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है, एकदम पेशेंस रख के, ठीक है, बहुत अच्छे से पेशेंस रख के समझना है। तुम्हें पता है ये हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन है, इस नॉर्मल सर्कुलेशन में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ पर बीपी जो है वो लो है, बीपी यहाँ पर लो है। अब बीपी लो है तो ये जाएगा ब्लड, है ना, ये ब्लड, अभी ये वाइट वाइट चीज को भी नहीं देखना है अपन को, अभी ये ब्लड जा रहा है, ब्लड जा रहा है। यहाँ पर जो अपना क्या था, NFP नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, वो कितना था 10 mmHg, लेकिन ब्लड प्रेशर ही कम आ रहा है, तो हो सकता है किडनी का भी ब्लड प्रेशर कम हो जाए। किडनी को इस बात से परेशानी है, किडनी को इस बात से परेशानी है, तो क्या हुआ, देखो ये है हमारी अभिवाही धमनिका, ये है अपवाही धमनिका, ये हमारी परिनीलिका केशिका जाल है। ठीक है, ये कहाँ पर मिल रहा है, रीनल की शिरा में और नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन से अटैच हो जाता है। ठीक है, फिर हम बोल रहे हैं ये हमारा बोमन संपुट है, ये पीसीटी है, ये हेनले लूप है, और हेनले लूप से हमारे पास ये डीसीटी है। ये बात क्लियर हो गई। तो बच्चों डीसीटी, ये जो डीसीटी है उसके पास कुछ कोशिकाएं होती है, उस कोशिका को हम बोलते हैं मैक्यूला डेंसा। डीसीटी के ऊपर कुछ कोशिकाएं होती है जिसको हम कहते हैं मैक्यूला डेंसा। क्या कहते हैं, मैक्यूला डेंसा। ये मैक्यूला डेंसा जो है बच्चों, ये जो मैक्यूला डेंसा है ये क्या करती है, जो अभिवाही धमनिका है, देखो ध्यान से, जब तक ध्यान से नहीं सुनोगे ना ये डायग्राम बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जो अभिवाही धमनिका है उसके ऊपर ये जो आप देख रहे हो पिंक कलर की सी लाइन जो है, जो ये पिंक लाइन का जो ये बॉर्डर है बच्चों, ये दिख रहा है तुम्हें, इसको हम कहते हैं जक्स्ट्रागुच्छ कोशिका, ग्लोमेरुलस सेल्स, जक्स्ट्राग्लोमेरुलस सेल्स बोलते हैं।
ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है अभिवाही धमनिका पे। अभिवाही धमनिका पे है। अभिवाही धमनिका पे जो कोशिकाएं हैं जिसको हमने जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स बोला, ठीक है, जेजी सेल्स भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? जेजीसी या जेजी सेल्स भी बोलते हैं। इस मैक्यूला डेंसा की वजह से ये जेसी सेल्स जो है वो एक्टिव हो जाती है। ये जेजी सेल्स जो हैं एक्टिव हो जाती हैं। एक्टिव होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो जक्स्टागुच्छ कोशिका है ये रेनिन नाम का एक सब्सटेंसेस होता है, वी ऑलरेडी नो, ये रेनिन को एक्टिव कर देती है। क्या करती है? रेनिन को एक्टिव करती है। तो अब क्या हो रहा है, अभिवाही धमनिका में क्या जा रहा है? रेनिन जा रहा है। ग्लोमेरुलस में भी रेनिन जाएगा, यहाँ से अभिवाही धमनिका से भी रेनिन जाएगा, परिनलिका से भी रेनिन, होते 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 रेनिन कहाँ आ जाएगा? रीनल वेन में आ जाएगा। ये जो गोले गोले ये क्या है? रीनल वो है अपना रेनिन है। ये रेनिन कहाँ आ जाएगा? रीनल वेन में आ जाएगा और ये कहाँ पहुँच जाएगा? नॉर्मल सर्कुलेटरी वेन में पहुँच जाएगा और वहाँ से इस सर्कुलेशन में आ जाएगा। जैसे ही रेनिन अपने नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा तो क्या होगा बच्चों? देखो क्या होगा, आ जाओ आगे। जैसे ही रेनिन, ठीक है, नॉर्मल सर्कुलेशन से आएगा, ये लो अपना रेनिन, ठीक है, रेनिन इधर वाइट से कर दूंगी। जैसे ही रेनिन अपना नॉर्मल सर्कुलेटरी से सिस्टम आएगा तो यकृत जो है, ये है हमारा यकृत, ये मैंने बनाया है पीछे देखो, ये रहा, ये जो यकृत है वो बनाया है। नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम में जब रेनिन आ जाएगा तो यकृत क्या करेगा? एक हार्मोन रिलीज करेगा। क्या करेगा? एक हार्मोन रिलीज करेगा, उसका नाम है एंजियोटेनोसिनोजन। एंजियोटेनसिनोजन ये एक हार्मोन है। ये हार्मोन क्या करता है? रेनिन के द्वारा अपघट्य हो जाता है। ये हार्मोन रेनिन के द्वारा अपघट्य हो जाता है और क्या बना लेता है? एंजियोटेनिसिन, ठीक है, क्या बना लेता है? एंजियोटेनिसिन हार्मोन बना लेता है। इसको बोलते हैं एंजियोटेनिसिन फर्स्ट, ठीक है। रेनिन ने इसको काटा और ये एंजियोटेनिसिन में बन गया। तो यहाँ पर है हमारा फुफ्फुस एक एंजाइम देगा। फुफ्फुस क्या करेगा? एक एंजाइम देगा। ये क्या है? एंजियोटेनिसिन कटर एंजाइम है। क्या है ये? या कैटालिटिक एंजाइम भी बोल सकते हो। ACE का फुल फॉर्म है एंजियोटेनिसिन कैटालिटिक एंजाइम, ठीक है। एंजियोटेनिसिन कैटालिटिक एंजाइम ACE है। ये ACE क्या करेगा? इस एंजियोटेनिसिन को एंजियोटेनिसिन सेकंड में कन्वर्ट कर लेगा और जैसे ही AC सेकंड बनेगा ये बोलेगा कि भैया ब्लड प्रेशर लो नहीं करना हमें सर्कुलेशन में, हमें ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना है। जो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है? 120/80। जब इस ब्लड प्रेशर को नॉर्मल हो जाएगा तो किडनी पे कोई फर्क पड़ेगा? किडनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीपी लो होने से। बीपी हाई होने से तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन बीपी लो होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि क्या किया? देखो वापस से आ जाओ, एक बार वापस समझा रही हूँ। हमने बोला केस सेकंड में बीपी लो है, हमारा NFP 10 mmHg है। अब यहाँ पर से धीरे धीरे ब्लड आएगा तो यहाँ पर प्रेशर में दिक्कत आएगी। इस प्रेशर की दिक्कत को हमें कम करना है। तो हमने क्या किया कि भैया जब नॉर्मल सर्कुलेशन नहीं चल रहा था, बीपी लो हो रहा था, तो क्या हुआ? जो हमारी DCT है, नेफ्रॉन का जो DCT है, उस पे कुछ कोशिकाएं होती है, उसको हम बोलते हैं मैक्यूला डेंसा। ये मैक्यूला डेंसा क्या करती है? जो अभिवाही धमनिका पर प्रेजेंट जक्स्टा कोशिकाएं हैं या जक्स्टा ग्लोमेरुलर कोशिकाएं हैं, उसको एक्टिव कर देती है। जब ये एक्टिव हो जाएगी तो जक्स्टागुच्छ कोशिकाएं क्या करेगी? रेनिन को सिक्रीट कर देगी इस ब्लड में। क्या करेगी? रेनिन का ब्लड में स्रवण करा देगी। ये रेनिन अब जाएगा अभिवाही धमनिका में।
अपवाही धमनिका से जाएगा हमारी परिनलिका में, परिनलिका से जाएगा ये हमारी रीनल वेन में, रीनल वेन से जाएगा वापस से नॉर्मल सर्कुलेटरी की वेन में जाएगा। नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन में क्या आ गया, रेनिन आ गया। यहाँ तक क्लियर दैट, रेनिन आ गया। रेनिन जैसे ही आया तो इसने क्या किया, हमारा जो यकृत है उसने नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन में क्या छोड़ दिया, एंजियोटेनिनोजन, ये एक हार्मोन होता है। रेनिन ने इस हार्मोन को कट कर दिया, कट करके क्या बना दिया, मतलब ये प्रोटीन है एक तरह का, तुम बोल सकते हो प्रोटीन है ये प्रोटीन को इसने कैसे करवा दिया, एंजियोटेनिसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। फुफ्फुस भी कम नहीं था, फुफ्फुस ने बोला मैं तो इसको भी काटूंगा, फर्स्ट है तो क्या हुआ, मैं तो इसको सेकंड में बनाऊंगा। इसने बोला मैं ACE भेज रहा हूँ, एक एंजाइम भेज रहा हूँ जो एंजियोटेनिसिन कैटालिटिक एंजाइम है, इसको उसने भेजा और AC सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही AC सेकंड कन्वर्ट हुआ अपने आप में, उसने बोला कि BP को नॉर्मल करो, BP को नॉर्मल करो, और BP हमारा नॉर्मल हो गया तो किडनी पे कोई अफेक्ट ही नहीं हो पाया। आई बात समझ में? इतनी चीज़ें मैंने आपको समझाई है, वो क्यों समझाई है अभी आ जाओ, अभी बताऊंगी, पहले स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर लो, ठीक है। केस सेकंड का स्क्रीनशॉट, फिर यहाँ पर अपन ने लिया, फिर अपना ये आ गया। अब देखो अपनी बुक में क्या कहना चाह रहे हैं। अब क्या कहना चाह रहा है, देखो गुच्छी आसन उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रियाविधि संपन्न की जाती है। जो क्रियाविधि अपन पढ़ चुके हैं केस फर्स्ट और केस सेकंड, वो ही क्रियाविधि है। ये विशेष संविधि उपकरण अभिवाही व अपवाही धमनिकाओं के संपर्क स्थल पर डिपेंड करता है। ये बात हमने करी है कि भाई जब अभिवाही धमनिका चौड़ी हो जाएगी ब्लड प्रेशर ज़्यादा आने से, तो हमें उसको कम करना है कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन करके, ठीक है। और यदि BP लो है और वो आर्ट्रियोल जो है वो कम हो जाएगी या ब्लड कम आएगा, तो भी हमें क्या करना है, तो यानी कि दोनों अभिवाही और अपवाही धमनिका पे डिपेंड है ये वाला प्रेशर। संपर्क स्थल पे दूरस्थ सांवलित नलिका की केशिकाओं के रूपांतरण से बनता है, यानी कि DCT पे, है ना, ये क्या बोल रहा है, DCT पे हमारे पास क्या है, मैक्यूला डेंसा है। मैक्यूला डेंसा ने मॉडिफिकेशन किया और क्या करा, जो जक्स्टा ग्लोम्युलर सेल्स थी, JG सेल्स थी, उसको एक्टिव किया। एक्टिव करने से उन्होंने क्या किया, गुच्छ निस्संदन दर में गिरावट आने पर इस आसन गुच्छ की केशिकाओं से क्या निकलने लग गया है, रेनिन निकलने लग गया है ना, रेनिन आ गया। भाई आपको अभी तो मैंने बताया क्या करा, वापस सुनो, जो मैक्यूला डेंसा है उसने एक्टिव किया, किसको एक्टिव किया, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को करा, यानी JG सेल्स को किया, जिसकी वजह से जो ब्लड है उसमें क्या आने लग गया, रेनिन आ गया, या फिर ग्लोमेरुलर में क्या आने लग गया, रेनिन आ गया। ये आ गया रेनिन। रेनिन के स्त्रवण से सक्रिय करती है, जो वृक्कीय रुधिर का प्रवाह बढ़ा करके, प्रवाह बढ़ा रहे हैं ना अपन को, BP को क्या करना है, नॉर्मल करना है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर लाना है, तो BP के प्रवाह को बढ़ाकर गुच्छ निस्संदन को वापस से नॉर्मल कर देती है। नॉर्मल कर दिया, अपन ने भी बोला नॉर्मल कर दिया। अब प्रतिदिन बनने वाले निस्संदन का आयतन कितना है, 180 प्रति लीटर प्रतिदिन, और उत्सर्जित मूत्र कितना होता है अपना 1.5 लीटर। ये अपन बात कर लिए पहले कि तुलना की जाए तो ये समझा जा सकता है कि 99% जो निस्संद है को वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित किया जाता है। ये मैंने बात कर ली। पेरिट्यूबुलर क्या बोलती है, वो बोलती है कि मुझे मेरा पोषण वापस से दो, मुझे पूरा वाटर वापस से दो। यदि 180 लीटर जो ब्लड है हमारा, जो फिल्ट्रेशन है वो प्रॉपर हमारा यूरिन में बदल जाए, तो फिर हमारी बॉडी कैसे काम करेगी। तो ट्यूबुलर क्या बोलती है, पेरिट्यूबुलर क्या बोलती है, मुझे तो मेरा वापस से पूरा वाटर दो, आयंस दो, ये बात कहती है। तो पुनः अवशोषण समझ में आ गया, इसे पुनः अवशोषण कहते हैं। यह कार्य वृक्क नलिका की उपकला कोशिकाएं अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय होकर के करती है। ये भी अपन ने देख लिया कैसे, ब्लड प्रेशर हाई होगा तो कब होगा, ब्लड प्रेशर लो होगा तो कैसे काम करेंगी। उदाहरण, निस्संदिग्ध पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, सोडियम, हमारा ये मैंने बताई दिया आपको, परिवहन से पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजन निष्क्रिय रूप से अवशोषित होते हैं। ये ध्यान रखिएगा बच्चों। एक्टिवली कौन रीऑब्जर्वेशन कर रहा है और पैसिवली कैसे हो रहा है। तो आप बात करोगे कि भैया ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, सोडियम,
ये जो होते हैं इसमें अपन एक्टिव, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराते हैं, या फिर हम बोल रहे हैं सक्रिय रूप से होता है। और जब नाइट्रोजनी क्षार होगा उसको निष्क्रिय रूप से कराएंगे। और इसके अलावा जो जल है बेटा उसको भी अपन क्या करेंगे, इनडायरेक्टली या फिर पैसिव तरीके से या फिर निष्क्रिय रूप से पुनः अवशोषण होता है। एम आई क्लियर? मुझे पता है थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन क्या करें, किडनी है, हार्ट है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, कुछ भी मिस नहीं कर सकते। स्त्रवण, स्त्रवण मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाकार कोशिकाओं में निस्संद से प्रोटोन और हमारे पोटेशियम, अमोनिया जैसे पदार्थों को स्रावित करते हैं, स्त्रवण करते हैं। मैंने बताया था कि ट्यूबुलर में कुछ अवशिष्ट पदार्थ आ जाते हैं तो वो कहती है कि मैं वापस से स्त्रवण करूंगी। नलिकाकार स्त्रवण भी मूत्र निर्माण का एक मुख्य चरण है। क्यों? क्योंकि ये शारीरिक तरल की आयनी यानी कि क्या करता है, जो हमारा ऑस्मेटिक प्रेशर है, जो परासरणी दाब है, उसको बनाए रखता है और आयन और अम्ल क्षार के संतुलन को भी बनाए रखता है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से जो ये पार्ट 3 है बच्चों अपना डन हो चुका है। आशा करती हूँ कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं समझा पाई होंगी। और बच्चों देखो, मैं ये नहीं कह रही कि एक बार में वीडियो समझ में आ जाएगा, मेरी कोशिश थी कि समझ में आ जाए, लेकिन नहीं आता है तो उसको आपको छोड़ना नहीं है। 8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यहीं से ही, मतलब 4 और 4 नंबर, नीट में 8 नंबर का पोटेंशियल है इस चैप्टर का। तो प्लीज़ कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ जाए ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं आपको इतना डीप पढ़ाती हूँ। फिर मिलेंगे नए पार्ट के साथ, जब तक धन्यवाद।